हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे थे अपन। उसका पार्ट 2 शुरू करना है, पार्ट 2। ठीक है। इसमें बेसिक, इस चैप्टर में क्या है, बेसिक जो भी आपकी अकाउंटिंग है ना, उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए, उन सब एमसीक्यूज़ का अपन डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं या और भी जो आने लायक हैं एग्ज़ाम में, जो इम्पोर्टेंट है। लगभग तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए और लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अपन पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 14 क्वेश्चन तक देख लिया था अपन ने पिछले वीडियो में, वैसे तो 15th भी देख लिया था, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार इसको। इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूज़र्स कौन कौन है, कौन कौन होते हैं इंटरनल यूज़र अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं क्या, क्रिएटर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, या एम्प्लॉयज़ होते हैं? तो देखो, इंटरनल यूज़र में आता है मैनेजमेंट। ठीक है, पहली प्रेफरेंस मैनेजमेंट को ही देनी है इंटरनल यूज़र में। ठीक है, मैनेजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। भाई इन्वेस्टर तो वैसे ही आउटसाइडर है, क्रिएटर्स भी आउटसाइडर ही है। जो बाहर से पैसा अपन उधार लेते हैं वही क्रिएटर्स होते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो। ठीक है, एम्प्लॉयज़ वैसे इनसाइडर बोलते हैं, लेकिन पहले प्रेफरेंस मैनेजमेंट को देनी है, क्योंकि मैनेजमेंट में ही आ जाते हैं ये सब। फिर आते हैं एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूज़र कौन है? रिसर्चर्स हैं क्या, गवर्नमेंट है? एक्सटर्नल यूज़र्स गवर्नमेंट है, पोटेंशियल इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर भी आउटसाइडर ही होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी आउटसाइडर ही होती है, रिसर्चर भी आउटसाइड ही होते हैं। तो ये तो ऑल ऑफ दी अबोव हो गए, ये सारे ही कौन हो गए? एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाले हो गए। फिर आते हैं 17th क्या कहता है? एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट। एक्सटर्नल यूज़र कौन नहीं है इनमें से कौन एक्सटर्नल यूज़र नहीं है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए 3 से 4 करवा रहा हूँ क्योंकि ये आते हैं और बहुत बार आए हुए हैं। एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट, कौन से इनमें से एक्सटर्नल यूज़र नहीं है? ठीक है, मतलब 3 एक्सटर्नल यूज़र हैं, जैसे लेंडर्स हैं, ये तो एक्सटर्नल यूज़र है। पब्लिक है, पब्लिक भी एक्सटर्नल यूज़र है, लेंडर भी एक्सटर्नल यूज़र है। ठीक है, एम्प्लॉय भी एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं ना, ये एक्सटर्नल यूज़र में नहीं आते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 18th में। ये जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ वैसे ही वीडियो पॉज करके आप लगा लिया करो अपने मन से क्वेश्चन, फिर आगे आंसर देख लिया करो। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद, अकाउंटिंग साइकिल किसके साथ स्टार्ट होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन लेजर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको सबसे पता है। सबसे पहली अकाउंटिंग की प्रोसेस ही क्या है? सबसे पहले तो जर्नल आती है, फिर लेजर आती है, फिर ट्रायल बैलेंस आता है, फिर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आते हैं, फिर बैलेंस शीट आती है। तो सबसे पहले क्या है? जनरल। तो रिकॉर्डिंग किस में होती है? जनरल। लेजर में तो क्या होती है? पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग होती है लेजर में। लेजर में पोस्टिंग होती है, ना कि रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस में होती है? जर्नल में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर आता है 19, क्रिएटर्स ऑफ बिजनेस वांट्स टू नो। जो बिजनेस के क्रिएटर्स होते हैं वो क्या जानना चाहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, सही बात है। कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर सैलरीज, बिजनेस की कैपेबिलिटी हायर सैलरी पे करने की। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस जानना चाहते हैं क्या? क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई क्रिएटर्स को किस चीज़ से मतलब? बिजनेस क्रिएटर भाई पैसे उधार देते हैं बिजनेस को, क्या देते हैं?
पैसे बिजनेस को उधार देने वाले जो होते हैं ना, पैसे उधार देने वाले वो क्रेडिटर्स होते हैं। और जो उधार देने वाला है वो क्या चाहता है, भाई आप कुछ भी करो, मतलब नहीं हमें, हमारे पैसे वापस दे दो। वो क्या चाहता है, उधार देने वाला पैसे वापस चाहता है खाली, और उसको मतलब नहीं आप प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, आप अच्छी सैलरी दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है या उसने कौन सी आपके यहाँ आकर के नौकरी करनी है। उसको तो क्या देखेगा वो तो ये देखेगा क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है कि क्रेडिट वापस चुकाने की क्षमता कितनी है आपकी। वो तो ये देखेगा कि भविष्य में, पास्ट में आपने कभी किसी का पैसा खाया तो नहीं, ये सब चीज़ें चेक करेगा वो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग का एडवांटेज, फ़ायदे क्या हैं अकाउंटिंग करने के। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, इन्फॉर्मेशन देती है प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देती है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर, या एरर करने से आपको रोकती है। एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का, तो भाई अकाउंटिंग जब आप कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग एंड P&L में प्रॉफिट लॉस पता चल जाता है आपको, तो अच्छी बात है, ये तो पता चल गया आपको। ठीक है, मतलब ये तो एक फ़ायदा है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन आपको कैसे पता चलती है, बैलेंस शीट से आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, मतलब ये भी एडवांटेज है। ठीक है, एरर, ट्रायल बैलेंस में आपको एरर पता चल जाती है, और ट्रेडिंग एंड P&L में भी एरर्स होती है ना, ट्रायल एरर, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स, एरर होती है ना, तो ये सब भी पता चलती है, मतलब ये भी एडवांटेज है। तो इसका आंसर क्या होगा, फिर तो डी आंसर हो गया इसका, ऑल ऑफ दीज, सारे ही एडवांटेज हैं इसके। ठीक है, फिर चलते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, ये ध्यान रखना, ये नहीं है, इसको ध्यान रखना है, कौन सा एडवांटेज नहीं है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं क्या अकाउंटिंग, बिल्कुल करती है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ही है अकाउंटिंग तो। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव अपन दूसरी फर्म से कंपेयर करते हैं, अपने ही अकाउंट्स को अपन अपने ही प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, पिछले साल से इस साल हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कम प्रॉफिट हुआ है, या दूसरी फर्म से कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरी फर्म ने कैसा प्रॉफिट कमाया है, उसके कंपैरिजन में अपन ने कम कमाया है ज़्यादा कमाया है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं क्या, या हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, कि हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं क्या, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं, ये भी इनका फ़ायदा है। कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ये भी इनका, हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग में भी ये मदद करते हैं। तो कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ये एडवांटेज नहीं है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये लिमिटेशन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक है, अब चलते हैं 22 पर। 22 पे आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब बताना है कि इसमें एडवांटेज कौन सा है, फ़ायदे कौन से, फीचर्स कौन से अकाउंटिंग के। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये एडवांटेज है क्या अकाउंटिंग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज, तो ये तो एडवांटेज है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हम भूल जाते हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का तो इसमें कोई रोल नहीं है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, क्या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, नहीं। डिडक्शन ऑफ एरर्स, ये एरर डिडक्शन का काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडवांटेज हो जाएगा, मतलब ये डी इसका एडवांटेज है, तो बाकी ये तीन क्या है, ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 23rd पे।
द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है, खामियां क्या है अकाउंटिंग की। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, क्या ये पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाती है, हो भी सकती है कई बार पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाए। अपन अकाउंटेंट खुद चाह कर किसी चीज़ की एसेट्स की वैल्यू को ज़्यादा दिखा दे या कम दिखा दे, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होती है। जिस वैल्यू पे अपन मशीन को ख़रीदते हैं, जैसे मान लो अपन ने 50,000 में मशीन को ख़रीदी, आज उसकी मार्केट में कीमत चाहे 60,000 ही हो, लेकिन अपन दिखाएंगे उसे किससे, 50,000 लेस डेप्रीशिएशन से ही दिखाएंगे, 60,000 से नहीं दिखाएंगे। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटेंट आयर कोई ना कोई हेर फेर कर दे, या ओनर जो मालिक है कंपनी का वो अब उनके प्रॉफिट, कंपनी तो चल रही लॉस में, और अब उनके प्रॉफिट को, कंपनी के प्रॉफिट को दिखा दे बढ़ा चढ़ा करके, जिससे दूसरों को लगे पता नहीं कितने ही प्रॉफिट में चल रही है ये कंपनी। तो ये तो सारी लिमिटेशन हो गई इसकी। तो 23 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 24, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एज सर्टेन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है। भाई आप अकाउंटिंग करते हो, ठीक है करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कारण क्या है, क्यों करते हो, क्या आपको मज़े आ रहे हैं अकाउंटिंग करने में, रीज़न क्या है अकाउंटिंग, प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए करते हो, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू निकालने के लिए पता करते हो, दोनों ही चीज़ करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए पता करते हो, हाँ बिल्कुल करते हैं, या प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों के लिए करते हो, भाई दोनों के लिए करते हैं, पर सही तो ये ऊपर के 3 भी है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है। वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी किस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डी जो आंसर है ये तीनों में भी है, और डी, इन तीनों का मीनिंग इस अकेले डी में निकल के आ रहा है, इसलिए अपन आंसर किसको मानेंगे, डी को मानेंगे। तीनों का जो मीनिंग है, तीनों की जो मीनिंग समरी है, तीनों की जो समरी है वो किस में निकल करके आ रही है, डी में निकल करके आ रही है, इसलिए आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसका, डी ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है, मतलब कि एक एडवांटेज है बाकी 3 लिमिटेशन है, नहीं बताना है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं नहीं वाले, ये परेशान करेंगे आपको। विंडो ड्रेसिंग पता है लिमिटेशन है ही। इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, क्या ये इग्नोर करती है प्राइस लेवल चेंजेस के इफेक्ट को, बिल्कुल करती है, तो लिमिटेशन है ही। इट इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करती है, बिल्कुल करती है, ये भी लिमिटेशन ही है। इट कैन बी यूज एज एविडेंस इन कोर्ट, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये इसकी मेरिट है भाई, कि हम अकाउंट्स, आपके जो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इनको हम कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट में एज ए एविडेंस पेश कर सकते हैं, कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं एज ए एविडेंस, ये बिल्कुल एज ए एविडेंस काम आ सकते हैं कोर्ट में, लीगल है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र कौन होते हैं, कौन कौन है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। बिजनेस के ओनर्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं, देखने के लिए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना ब्याज देना पड़ रहा है हमें, कितना लोन लेना पड़ रहा है, कितना पैसा चुकाना पड़ रहा है, कितना मिल रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सब देखने। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर को भी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, भाई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ सुधार करना है या नहीं करना है, जो भी है। क्रिएटर्स को भी चाहिए, तभी तो वो देखेगा कि भाई इसको लोन दूं या ना दूं, इसको उधार पैसा दूं या ना दूं, ये वापस दे भी देगा या नहीं देगा मेरे को। ठीक है, तो फिर तो वो कह सकते हैं अपन तीनों को ही ज़रूरत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबोव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं 27 में।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का। मतलब कोई 3 है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के, ठीक है। तो पहला क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेस। वे पहला क्या है, ये प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ एंटरप्राइज। एसेट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, कैपिटल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही ऑब्जेक्टिव, ये तो करवाती है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ, प्राइवेट असेट से क्या मतलब भाई, प्रोपराइटर की प्राइवेट असेट से मतलब ही क्या। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ये तो है ही काम, काम ही है ये, ऑब्जेक्टिव तो होना ही है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एंटरप्राइज, की भाई इंफॉर्मेशन देती है आपकी, जो आपकी फर्म है उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में, फर्म के प्रॉफिट और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, बिल्कुल देती है। बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, वो तो उसी के लिए तो अकाउंटिंग करते ही हैं। तो इसका तो सीधा एक ही आंसर हो जाएगा बी। भाई प्रोपराइटर की पर्सनल एसेट से अपन को मतलब क्या ही मतलब है, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी से अपन को कोई मतलब नहीं है, अकाउंटिंग का उसमें कोई रोल नहीं है। फिर आते हैं 28 पे, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेज प्रेजेंट टू परटेन्स टू, कि भाई जो इंफॉर्मेशन दी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या शो करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, नेशन को रिप्रेजेंट करती है, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करती है, बिजनेस एंटरप्राइजेस को। भाई जिसके अकाउंट्स होंगे उसी को रिप्रेजेंट करेगी, सीधी सी बात है। और अकाउंट्स किसके होंगे, बिजनेस फर्म के होंगे, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस को रिप्रेजेंट वो करेगी, ठीक है। फिर आता है 29, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी है इसमें से, फाइनल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, तो ऑल ऑफ दी अबव सारी ही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट एसेट करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंस पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब पता लगाते हैं। फिर आता है 30, अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है, ओनली आर्ट है, ओनली साइंस है, आर्ट एंड साइंस दोनों है, या नीदर आर्ट नॉर साइंस है। तो अकाउंटिंग तो भैया दोनों ही है, साइंस और आर्ट बोथ है। साइंस कैसे है कि भाई इसमें कुछ नियम कानून होते हैं जिसको कन्वेंशंस होती है अकाउंट्स की, तो जैसे नियम, जैसे रूल साइंस में होते हैं वैसे ही अकाउंटिंग में भी रूल होते हैं। और आर्ट कैसे है कि इसको करने का भी तरीका होता है, ये प्रैक्टिस से डेवलप होती है, इसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे आर्ट है वैसे। तो ये क्या होगी, आर्ट एंड साइंस बोथ है। फिर 31, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज़ वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट्स इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ, अगर ये यूँ कहना चाह रहा है कि इफ़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर बेस्ड ऑन फैक्ट, कि अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फैक्ट्स पर बेस्ड है, ठीक है, जो कि होती ही है, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस पे बेस्ड है, फैक्ट पे बेस्ड है, एंड इट इज़ वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट्स, और उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स पे। एक तो फैक्ट्स है और उन फैक्ट्स को क्या किया जा सकता है, वेरीफाई भी किया जा सकता है, मतलब कि वो एकदम सही है इसकी पुष्टि की जा सकती है, ठीक है। इट हैज़ क्वालिटी ऑफ, तो एक तो फैक्ट्स पर बेस्ड है, एक तो फैक्ट्स पर बेस्ड है और उनको वेरीफाई भी किया जा सकता है, मतलब इसमें किस चीज़ की क्वालिटी है कि भाई उस पर विश्वास कर सकते हैं अपन। भाई कोई चीज़, एक तो फैक्ट सामने है आपके, ठीक है,
और उसको वेरीफाई क्रॉस चेक करके अपन कंफर्म भी कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो 100% श्योर है, रिलायबल है, उस पर विश्वास कर सकते हैं अपन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रिलायबिलिटी इसका आंसर होगा। रिलायबल का मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ये सब चीज़ें अलग है, ठीक है। फिर आते हैं 32 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस, कि कौन सा एक ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, फाइनेंस कैरेक्टर का है, एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, और उसको बिजनेस में रिकॉर्ड किया। भाई सीधी सी बात है, ये बताना है कि इनमें कौन सा ट्रांजेक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं इन चार में से। गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर फॉर योर पर्सनल यूज़, कि भाई वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, ये तो क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई, DRAWINGS, ड्राइंग्स हो गई। इंटरव्यूइंग कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें पैसा आएगा। इंटरव्यू, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, घर के फर्नीचर को बेच दिया। रिसीव एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स, एक ऑर्डर आया है माल बेचने के लिए, मतलब एक ऑर्डर आया है कि भाई हम आपसे माल खरीद रहे, बेच दो हमें, तब इनमें कौन सा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर विल बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस, कि भाई घर का फर्नीचर बेचा, ये तो प्रोपराइटर का पर्सनल घर है और उसका फर्नीचर हो, उसको बेचे खाए कुछ ही करे, अपने मतलब नहीं। रिसीव एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स, एक ऑर्डर आया है, सेल नहीं हुई है, तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का तो यही हो गया, प्रॉपर ड्राइंग्स बता रहा है कि भाई ड्राइंग्स हुई है, बस अमाउंट ही तो नहीं दी, लेकिन है फाइनेंशियल नेचर का, गुड्स कितने का भी ले जाएगा और है ड्राइंग्स, तो आंसर क्या होगा इसका 32। इंटरव्यू करना किसी कैंडिडेट का, ये तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। ये अगर ट्रांजेक्शन मानेंगे, किसी का इंटरव्यू करना, किसी का इंटरव्यू करना अगर ट्रांजेक्शन है, तो फिर किसी से झगड़ा करना भी ट्रांजेक्शन ही होगा, इसलिए ये तो सरासर गलत है। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर ₹5000, ये घर का फर्नीचर है, बिजनेस का नहीं है, बिजनेस का बेचते तब सोचते। रिसीव एन ऑर्डर, ऑर्डर आया है, अभी सेल नहीं हुई, जब सेल होगी तब बात करेंगे, ठीक है। अब चलते 32 पर। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है, तो मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है। बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है, जिसमें जर्नल और लेजर आती है, और अकाउंटिंग एडवांस स्टेप है, सेकेंडरी स्टेप है, जिसमें फाइनल अकाउंट आते हैं, बैलेंस शीट आती है, जिसमें बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, डिज़ाइनिंग द सिस्टम ऑफ समराइजिंग एंड रिकॉर्ड डेटा, तो ये डिज़ाइनिंग सिस्टम ऑफ समराइजिंग वाले में तो ये नहीं आएगा, वो तो फिर अकाउंटिंग का पार्ट होगी। इंटरप्रेटिंग द डाटा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये भी अकाउंटिंग की पार्ट होगी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है। तो रिकॉर्डिंग का जो पार्ट है ना, रिकॉर्ड करना और लेजर में पोस्टिंग करना, ये दो ही चीज़ बुक कीपिंग के अंदर आती है, ध्यान रखना। अकाउंटिंग जो अपन अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसमें फर्स्ट जो स्टेप है ना, वो दोनों बुक कीपिंग में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इन चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं है, जो अकाउंटिंग के अंदर नहीं आती। तो देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट, बुक कीपिंग नहीं है। अभी तो बात करी अपन ने कि बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग से पहले की स्टेप है, तो अकाउंटिंग के अंदर कैसे आ सकती है। फिर आता है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज, कि भाई टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के लिए सबसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है अकाउंट्स की। भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ें किसी कंपनी के, ठीक है। अब टैक्सेशन ऑफिसर्स आए, अब उनको क्या चाहिए उस बुक में से, वो क्या पूरी बुक देखेंगे क्या, उनके काम की क्या चीज़ है, उनके काम की वो चीज़ है जिस पे टैक्स लग सकता है, ठीक है।
और टैक्स किस पे लगता है, उनके काम की क्या चीज़ है जिस पे टैक्स लगे, और टैक्स किस पे लगेगा, प्रॉफिट पे लगेगा। तो वो क्या देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, सीधी सी बात है। प्रॉफिट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में प्रॉफिट है। तो वो टैक्सेशन अथॉरिटी किन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखेगी, जिनमें प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर या ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट वो देखेगी, बैलेंस शीट देख लेगी। उनको इससे मतलब नहीं है कि भाई कैश बैलेंस कितना है आपके पास में, बुक वैल्यू फिक्स एसेट्स की कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, ना ना, प्रॉफिट दिखा दो हमें तो हम अपने आप देख लेंगे बाकी सारी चीज़ें। ठीक है। 36 पे आओ। Which of the following limitation of accounting states that accounts may be manipulated to conceal vital fact? कि ऐसी कौन सी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की जो ये बताती है कि अकाउंट्स में भी मैनिपुलेटेड टू कंसील वाइटल फैक्ट, कि अकाउंट्स जो है ना आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। क्यों करेंगे छेड़छाड़, जिससे कोई वाइटल फैक्ट उनको छुपाया जा सके। और वो कैसे छुपाएंगे, वाइटल फैक्ट क्या भाई, प्रॉफिट और लॉस ही तो छुपाएंगे। ठीक है। अब उनको छुपाने के लिए क्या करेंगे भाई, छुपाने के लिए मैंने आपको बताया बढ़ा चढ़ा कर दिखाना या उनका विंडो ड्रेसिंग करना। जैसे कि महिलाएं होती हैं ना, मेकअप करके एकदम अपने आप को सुंदर बना लेती, वैसे ये भी क्या है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग क्या है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेकअप किट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेकअप किट है। फिर चलते हैं 37 पर। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड, कि भाई कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टर शो होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ क्लियरली प्रेजेंट, कि भाई ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो शो होती है अकाउंट्स की, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, ये मान लो एकदम क्लियर है, मतलब इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई, एकदम क्लियर है, ऑथेंटिक है। तो अब बताओ ये कौन सी क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा फीचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकाउंटिंग का। तो सीधी सी बात है, ये अंडरस्टैंडेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको समझा जा सके आसानी से। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम क्लियरली प्रेजेंट कर रहे हैं आप, एसेट्स जितनी है उतनी दिखा रहे हैं। ठीक है, और प्रॉपर फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, वो उसको कोई भी देखेगा तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये कौन सा फीचर है, अंडरस्टैंडेबिलिटी का फीचर। और यहीं आ जाता है कि भाई उनको वेरीफाई कर सकते हैं, उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो फिर वो कौन सा हो जाता है, रिलायबिलिटी हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या करना है अपन को, क्लियरली प्रेजेंट आ रहा है। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कब करेंगे, जब किसी चीज़ को समझना होगा तभी तो प्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं 38 पे। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स, कि भाई आप कॉमन यूनिट काम में ले रहे हो हर साल मेजरमेंट की, और कॉमन फॉर्मेट हर साल एक ही जैसा तरीका काम में ले रहे हो, उससे क्या होगा, उससे आएगी कंपेरेबिलिटी, आएगी रिलायबिलिटी, आएगी रिलेवेंस, आएगी अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगी। जैसे देखो भाई आप पिछले 5 साल से फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर आप एक ही तरीका इस्तेमाल कर रहे हो डेप्रीशिएशन का, SLM 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 SLM। क्यों कर रहे हो, एक ही तरीके से आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। ठीक है, एक ही तरीके से आप बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, क्या फ़ायदा है उसमें भाई, कि कोई चीज़ एक ही तरीके से होगी तभी तो आप उसको कंपेयर कर पाओगे ना। परसेंटेज आप 100 में से निकालोगे तभी तो सभी के
50 बच्चे हैं, 50 के 50 बच्चों के परसेंटेज 100 में से निकालोगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना कि भाई इसके 92 है, इसके 22 है। किसी के 200 में से ले रहे हो, आपने किसी का 100 नंबर का टेस्ट ले लिया, किसी का 50 नंबर का टेस्ट ले लिया, किसी का 70 का ले लिया, किसी का 80 का ले लिया। एक के 100 में से 50 आए हैं, इसके 50 में से 50 आए हैं, इसके 70 में से 50 आए हैं, इसके 80 में से 50 हैं। अब कैसे बताओगे? यहाँ तो सबसे होशियार तो फिर ये हो गया। नहीं, ये थोड़ा एग्जाम्पल गड़बड़ हो गया भाई। एक के आपने 100 में से नंबर लिए, एक के 50 में से लिए, एक के 80 में से लिए, एक के 70 में से लिए। इसके 100 में से 40 आए, इसके 50 में से 40 आए, इसके 80 में से 60 आ गए, इसके 70 में से 70 आ गए। अब इस हिसाब से सबसे ज़्यादा नंबर तो इसके हुए 70 में से 70, मतलब ये टॉप कर रहा है। और इन दोनों में तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तो बहुत ही करीबी मामला है। तो कंपेरेबिलिटी हमेशा कब होगी? जब कंपेयर करने वालों का बेस सेम होगा। इन सबको 100 में से कंपेयर करो आप, तभी तो सही बता पाओगे कि कौन बेस्ट है और कौन लोवेस्ट है। इसलिए जब भी आप अपने अकाउंटिंग डेटा में, जब भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंपेरेबिलिटी का फीचर लाना चाहते हो कि भाई हम कंपेयर कर सके साल दर साल हमारे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। जो मेथड है आपके अकाउंटिंग के, मेथड है आप काम में ले रहे हो, जो कंसेप्ट आप फॉलो कर रहे हो, वो आपको एवरी ईयर सेम रखना पड़ेगा। तभी आप इस फीचर को फॉलो कर पाओगे जो है कंपेरेबिलिटी। और इसका आंसर भी यही होगा, कंपेरेबिलिटी। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स कब लेंगे? जब हमें कंपेयर करना होगा अकाउंटिंग के डेटा को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से में है अकाउंटिंग? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं अकाउंटिंग के, वो भी कौन से? क्वालिटेटिव। कौन कौन से हैं? रिलायबिलिटी है क्या, रिलेवेंस है क्या, कंपेरेबिलिटी है क्या? ये तो चारों ही है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगी। फिर आता है 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फो? इनमें से कौन सा यूजर नहीं है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? लॉन्ग टर्म क्रिएटर, पब्लिक, डेटर, गवर्नमेंट। डेटर को कोई मतलब नहीं है क्योंकि डेटर तो ये क्या है, ये खुद है जो कि दूसरों के पैसे मांगता है। खुद के डेटा का खुद क्या करेगा? डेटर्स तो वही होते हैं ना जिनके अपन पैसे मांगते हैं। ए है, ए की फर्म है, ए बी के पैसे मांगता है, तो ए का डेटर हो गया बी। अब बी को पैसे चाहिए, ए को बी के अकाउंट्स की ज़रूरत होगी, ना कि ए को खुद के ए के अकाउंट्स की ज़रूरत होगी। भाई इस ए का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्या मतलब, ए को तो पैसे बी से लेने, बी लॉस में नहीं होना चाहिए। बी ए चेक करेगा तो बी के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट थोड़ी चेक करेगा। तो डेटर्स इसका आंसर होगा, डेटर्स। एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन, अभी तो एकदम हलवे से लगते हैं, अरे यार हो गया। विच वन इज़ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का इन 4 ऑप्शन में से अकाउंटिंग का कौन सा एडवांटेज है? शो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, विंडो ड्रेसिंग तो वैसे डिसएडवांटेज है, इतने क्वेश्चन के लिए याद ही हो गया होगा।
शोज द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी बहुत बार आ गया ऑप्शन में, तो ये भी याद हो गया होगा कि ये तो लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी लिमिटेशन है, ये भी लिमिटेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी शोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, शोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस नहीं होगा, इसका आंसर होगा रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आज का, और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर कोई अकाउंटिंग का ढूंढ कर लाएंगे, उसके एमसीक्यू का टेस्ट लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत जल्दी आपको नई क्लास देखने को मिलेगी।